तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। चलिए, तो इनऑर्गेनिक की वेब सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत रिवोल्यूशनरी लॉ, जिस लॉ का नाम है फेजान्स लॉ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसको वन बाय वन सिस्टमेटिकली हम लोग जो है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। और उम्मीद करूंगा कि आप पूरे फोकस से देखें। आप जब लेक्चर में अपना फोकस कम रखते हैं, अपना कंसंट्रेशन कम रखते हैं, तो आप ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि आप लाइफ की प्रॉब्लम्स की तरफ अपना फोकस इंक्रीज कर रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी लेक्चर लेने बैठे, एपिसोड देखने बैठे, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दैट मैं पूरे फोकस के साथ में इस कंटेंट को देखूंगा, या तो देखूंगा ही नहीं, और देखूंगा तो पूरे मन से, पूरी लगन से देखूंगा, ताकि मुझे इसका आउटपुट मिल सके, जो अल्टीमेट टारगेट है। वरना वीडियो हर कोई चलाता है, लेकिन दुनिया वही चलाता है जो वीडियो को पूरी शिद्दत से चलाता है। यही अंतर है। वीडियो बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन जो वीडियो को पूरी शिद्दत से चलाता है, अपने मन में, अपने जीवन में उतारता है, दुनिया वही चलाता है। तो आप वीडियो देखने बैठे, पेन कॉपी लेके बैठे। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए सेपरेट कॉपी मैं डिमांड कर रहा हूं, और उसकी मुझे पूरी उम्मीद है। कई लोग कह रहे थे कि सर काफ़ी दिन हो गए हैं, आप आते ही नहीं हो। मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था, दैट इज जीत की रणनीति। और ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो जेईई और नीट के ऊपर गाइडेंस और मोटिवेशन के नाम पर तमाशा करते हैं। तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ओवर इट, ताकि रियलिस्टिक ज्ञान उनको दिया जा सके। अब लोग उनका तमाशा भी सुन लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब पर बहुत पुराने हैं, उनके काफी सब्सक्राइबर्स हैं, काफी सारे करते तमाशा है, लोग सुन लेते हैं, अरे सर के तो इतने सब्सक्राइबर हैं, सर तो कुछ सही कहते होंगे तभी सब्सक्राइबर है। वो पुराने लोग हैं, वहां पुराने टाइम में तमाशा करने वाले को बहुत कुछ मिलता था। खैर, आगे चलते हैं। फेजान्स लॉ की बात अपन कर रहे हैं आज इनऑर्गेनिक वेब सीरीज में। फेजान्स लॉ ने क्या कहा? देखो, फेजान जो है, फेजान जो हमारे भाईजान है, इन्होंने कहा कि भाई दुनिया में देखो ऐसा है, तुम चाहे किसी आयनिक बॉन्ड की बात कर लो, तुमने बोला आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई सा भी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है, और मैं उसका रीजन आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये फेजान ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, फेजान कह रहा है। फेजान ने कह रहा है कि दैट नो कंपाउंड इज 100% आयनिक, नो कंपाउंड इज 100% आयनिक। वहां पर कुछ देर आर सम कोवेलेंट कैरेक्टर्स, वहां पर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे ही होंगे। और वो कोवेलेंट कैरेक्टर्स कैसे आए, ये मैं बताऊंगा। ये बात फेजान ने कही कि मैं बताऊंगा, तुम्हारा टेंशन क्या है, मैं बता रहा हूं, सीख लो बस। तो नो कंपाउंड इज 100% आयनिक, देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर्स, राइट? और these can be explained by Fejan's rule, can be explained by Fejan's rule। तो हमारे फैजान भाईजान का कमाल है, वो कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, दुनिया में कोई सा भी कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं होता है, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे आप चाहे किसी भी इंसान की बात कर लो, वो 100% सद्गुणों युक्त नहीं हो सकता,
क्योंकि जो 100% सद्गुणों युक्त है वो तो आइडियल है, और आइडियल दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर आप किसी रियल इंसान की बात करेंगे तो रियल इंसान 100% अच्छे गुण वाला नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो उसमें दुर्गुण बुरे गुण होते ही होते हैं। यही बात यहां पर हमारे पास में है। तो फिजांस लॉ ने क्या एक्सप्लेन किया, फिजांस रूल ने क्या एक्सप्लेन किया, कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन आयनिक कंपाउंड, ये फिजान ने एक्सप्लेन किया। ठीक है ना। तो फिजांस रूल ने क्या एक्सप्लेन किया है, ध्यान से देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन द आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर्स किसने बताए, फिजान का अपना रूल। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, समझिएगा एक बार। देखो, एक चीज होती है डाइपोल मोमेंट, जो हमने वेब सीरीज में अभी तक नहीं पढ़ी, और एक मेरे पास में होता है फिजांस रूल। डाइपोल मोमेंट ने आपको बताया नहीं अभी तक। डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है, दैट ये क्या बताता है, देखो, आयोनिक कैरेक्टर्स इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। फिजांस रूल क्या बताता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। डाइपोल मोमेंट एक हमारे पास में हो गया, वो हमने नहीं पढ़ा है। जैसे मान लो आयोनिक कैरेक्टर किसमें, कोवेलेंट कंपाउंड्स में। जैसे मान लो HCl है, तो HCl में कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। नॉर्मली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो उनमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता है या चार्ज जनरेट नहीं होता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ऐसे चार्ज जनरेट होगा। ठीक है। ऐसे ही मेरे पास में ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल HF है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो आप यहां पर क्या कर दोगे, आप यहां पर चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस कर दोगे। इस चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस को आप लोग क्या बोलते हो, म्यू, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, डाइपोल मोमेंट से, जो मैं आपको आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाइपोल मोमेंट जैसा ही और क्या है, या डाइपोल मोमेंट के उल्टा जस्ट क्या है, तो डाइपोल मोमेंट के जस्ट उल्टा है फिजांस रूल। ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसमें, ये बताता है आयोनिक कैरेक्टर्स। किसमें बताता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में, या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप। मोर स्पेसिफिक वर्ड क्या होगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कंपाउंड तो आयोनिक होते हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ये सुपर से भी ऊपर की बात है, जो 99% लोगों को पता ही नहीं है। वो इनको रटते रहते हैं बस, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अच्छा ये होता है, फिजांस रूल ये होता है। रटना नहीं है, समझना है, याद नहीं करना है, सीखना है। तो हमने बोला फिजांस लो, फिजांस रूल क्या होता है, क्या बताता है, कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन आयोनिक कंपाउंड्स। कुल मिला के इस सारे रामायण रायते से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, इन दिस यूनिवर्स no compound is
नो कंपाउंड इज 100% आयोनिक और कोवलेंट। इस पूरे यूनिवर्स में कोई सा भी कंपाउंड 100% आयोनिक या 100% कोवलेंट नहीं है। अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो उसमें कुछ परसेंट आयोनिक कैरेक्टर्स होते हैं, और कोई आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें कुछ परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर्स कौन बताता है? ध्यान से सुनो, कोवलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर्स कौन बताता है? डाइपोल मोमेंट। और फिजांस रूल क्या बताता है? कोवलेंट कैरेक्टर्स इन आयोनिक कंपाउंड। समझ रहे हैं आप लोग? खैर, आज का हमारा टॉपिक फिजांस रूल है, जो आयोनिक बॉन्ड का ही पार्ट है। तो फिजान ने क्या एक्सप्लेन किया कि दुनिया में कोई सा भी कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं होता और उसमें कुछ अमाउंट में कोवलेंट कैरेक्टर्स होते हैं। नो कंपाउंड 100% आयोनिक, देयर आर सम कोवलेंट कैरेक्टर्स। और ये बात सबसे पहले किसने बताई? ये बताई फिजान। ठीक है, क्लियर है बात? ओके। डाइपोल मोमेंट और फिजांस लो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा नहीं है, आप पढ़ेंगे इसको। डाइपोल मोमेंट और फिजांस लो आपस में अपोजिट है। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? आयोनिक कैरेक्टर्स इन कोवलेंट कंपाउंड्स। आपने देखा HCl क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जो भी चार्ज है मल्टीप्लाई डिस्टेंस हमने कर दिया। ऐसे ही फिजांस रूल क्या बताता है? कोवलेंट कैरेक्टर्स इन आयोनिक कंपाउंड। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कि आपस में दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। जो ये बताएगा उसका ऑपोजिट ये है, जो ये बताएगा उसका ऑपोजिट ये है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? फिजांस रूल। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू फिजांस रूल, नो कंपाउंड इज 100% आयोनिक। दुनिया में कोई सा भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसको आप ये कह सकते हैं कि 100% आयोनिक। ठीक है, मतलब क्या? एवरी आयोनिक कंपाउंड हैज some percent of covalent characters। ठीक है, some percent of covalent characters every ionic compound। ठीक है, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजांस रूल में, जो आपको पता होना चाहिए। बाकी सब चीजें इसके बाद की है, जो इसके बाद आपको अप्लाई करनी है, इसके बाद आपको सीखनी है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, सीजियम फ्लोराइड, CSF। सीजियम क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड, मतलब ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डोनेट्स इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, ये दोनों बातों पता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे। फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इजीली। ठीक है, तो सीजियम फ्लोराइड जब आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, सीजियम फ्लोराइड आपस में कंबाइन करेंगे तो दिस कंपाउंड इज मोस्ट आयनिक इन दिस वर्ल्ड, है ना? CSF इज मोस्ट आयोनिक
कंपाउंड, मतलब इसमें जो आयनिक कैरेक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा है, मतलब इसमें आप चार्ज को कंप्लीटली सेपरेटेड देख सकते हैं। ये CS प्लस F माइनस है, कंप्लीटली सेपरेटेड चार्ज आपको दिखेंगे, बट स्टिल इवन CSF has 9% covalent characters। मतलब ये सिर्फ 91% आयोनिक है, 9% तो इसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर्स हैं। अब वो आए कैसे? तो इस बात का जवाब किसने दिया? फेजांस रूल ने, कि ये 91% हमारे पास में क्या है? आयोनिक है और 9% कोवेलेंट है। ठीक है, CSF 91% आयोनिक और 9% कोवेलेंट। इस बात का जवाब किसने दिया? तो इस बात का जवाब दिया किसने? फिजान ने। तो वही बात आज अपने को डिस्कस करनी है। ओके, तो फिजान की बात अब हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन्होंने जिस वर्ड पे अपना पूरा फोकस लगाया है उस वर्ड का नाम है पोलराइजेशन। क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में केटाइन है, ठीक है, और ये इस केटाइन के पास में एनाइन है। एक परफेक्ट आयनिक कंपाउंड है, परफेक्ट जैसा कुछ होता नहीं है। परफेक्ट जैसा कुछ होता है क्या जिंदगी में? है परफेक्ट। अब परफेक्ट जैसा कुछ होता नहीं, एक्चुअली यहां पर क्या हो जाता है? थोड़ा सा पोलराइजेशन हो जाता है। क्या होता है उसमें? देखो, ये जो केटाइन आपको दिख रहा है, ये केटाइन ध्यान से देखिए आप पूरे फोकस के साथ में। ये केटाइन जो है ये हमारे पास में एनाइन है, ये इसके आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चालू करता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसके आसपास में है, क्योंकि एनाइन है भाई, यहां तो न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब पास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको खींचना तो मुश्किल है, लेकिन जो दूर वाले हैं उनको खींचना आसान है। तो केटाइन क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचना चालू करता है, जो दूर है उनको, जो दूर इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इसमें है। तो जब ये खींचना चालू करता है, हालांकि उससे दोनों की पोजीशन वही रहती है, पोजीशन में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन जब खींचना चालू करता है तो इस पोजीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं, पोजीशन वही रहेगी, लेकिन जब खींचना चालू करता है तो जो एनाइन है इसकी चोंच बाहर आ जाती है, और एनाइन जो है वो कुछ ऐसा हो जाता है, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ये चोंच बाहर आ गई। तो अब इसको हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड एनाइन। पहले स्फेरिकल था, गोल था, उसमें आप इस पोल्स नहीं बता सकते कि कौन सा स्टार्टिंग पोल है, कौन सा एंडिंग पोल है, लेकिन अब आप बता सकते हैं। ये क्या है मेरे पास में? नॉन पोलराइज्ड एनाइन। और जब ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन यहां से खींचे, तो मेरे पास में बन गया पोलराइज्ड एनाइन। पोलराइज्ड, आप Z भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं, और आपकी इच्छा है, आपको क्या बेटर लगता है। पोलराइज्ड एनाइन। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि जब ये एनाइन पोलराइज हुआ तो उसे हुआ क्या?
पोलराइज होने से इस कैटायन और एनायन की बाउंड्रीज आपस में क्या होगी, देखो आप अगर देखोगे तो पोलराइज होने से क्या हुआ, इन दोनों की बाउंड्रीज आपस में क्या होगी, शेयर होगी। और दुनिया में जहां पर भी बाउंड्री शेयर होती हैं तो उस केस में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, बाउंड्री शेयर हो। बाउंड्री शेयरिंग का मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है, बाउंड्री किससे बनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो बाउंड्री शेयरिंग मतलब क्या, तो बाउंड्री शेयरिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। बाउंड्री अगर शेयर हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर हो, ठीक है। और जहां इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर्स बिल्ड हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। तो पोलराइज्ड एनायन से क्या होगा, बाउंड्री शेयरिंग। बाउंड्री शेयरिंग से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। और जहां इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वहीं पर क्या होते हैं फिर कोवेलेंट कैरेक्टर्स। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यहाँ शेयरिंग होगी, क्यों होगी, पोलराइजेशन से। तो क्या देखो एक बार, जैसे मान लो ये एक मेरे पास में एनाइन का शेप ऐसा है, एक का शेप ऐसा है, और एक का शेप तो बिल्कुल ही ऐसा ही कर दिया, फ्लैट ऐसा कर दिया ऐसा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैक्सिमम पोलराइजेशन कहां पर हुआ है। अगर इसके पास में कोई कैटायन होगा, मान लो यहां कैटायन था तो इतनी बाउंड्री शेयर हुई, इसके पास कोई कैटायन होगा तो इतनी बाउंड्री शेयर हुई, और इसके पास कोई कैटायन होगा तो पूरा घुस गया बाउंड्री में ही है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएंगे मेरे पास में, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर्स। क्यों, क्योंकि यहां मैक्सिमम पोलराइजेशन हुआ है, चोंच निकाल दी, है ना। आप देख रहे हैं ना इसको, चोंच बाहर निकाल दी इसकी, चोंच बाहर निकाल दी। जहां चोंच होगी वही मेरे पास में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो फैजान साहब क्या बता रहे हैं, तो फैजान साहब ये कह रहे हैं कि भाई यहां देखो, ग्रेटर द पोलराइजेशन ऑफ एनाइन इन ए मॉलिक्यूल ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर इन इट। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा किसका, एनाइन का, उतने ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स उसमें होंगे, ठीक है ना। ये बात आपको रटी हुई होनी चाहिए। ग्रेटर द पोलराइजेशन ऑफ एनाइन ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन इट। ठीक है, जितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जितना ज्यादा का कोवेलेंट कैरेक्टर्स उतने ही ज्यादा, एक ही बात है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। आयनिक कंपाउंड में नॉर्मली कैटायन ऐसे होता है, एनायन ऐसे होता है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू हुआ यहां से तो चोंच निकल जाएगी। चोंच जो है वो कैटायन में घुस गई, जैसे ही चोंच कैटायन में घुसती है बाउंड्री शेयर होती है। बाउंड्री शेयरिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दुनिया में जहां भी होती है वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक बार इंपॉर्टेंट बात, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट। सारे पॉइंट्स रिवाइज करवाऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि एक एक पॉइंट चलते जा रहे हैं फिर क्या हुआ बाद में, तो सब रिवाइज करेंगे एक साथ। क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर द डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन। डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, ये तो नॉर्मल शेप है, नॉर्मल एनाइन,
और ये मेरे पास में है डिस्टॉर्टेड एनाइन, डिस्टॉर्टेड एनाइन या पोलराइज्ड एनाइन। या चौंच निकला हुआ एनाइन, है ना, चौंच निकला हुआ एनाइन, चौंच निकला हुआ एनाइन, एक ही बात है। तो डिस्टॉर्शन जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा चौंच बाहर निकलेगी, वो चौंच केटाइन में होती है अंदर जाएगी, और जितनी ज्यादा अंदर जाएगी, आप समझ सकते हैं ना। ये मान लो मेरे पास में केटाइन है, 1 सेकेंड, ये केटाइन, अपन एक काम करते हैं ना, केटाइन को बना लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। एक केटाइन, दूसरा केटाइन, तीसरा केटाइन, ठीक है। और एनाइन कोशिश करते हैं बनाने की, सारे एनाइन एक जैसे बनेंगे। तो अब देखो एनाइन, ये एक एनाइन कुछ ऐसा है, दूसरा एनाइन कुछ ऐसा है, और तीसरा एनाइन कुछ ऐसा है। आप देख रहे हैं कहां पर मैक्सिमम डिस्टॉर्शन हो रखा है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन हो रखा है। तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन लास्ट वाले केस में हो रखा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एज डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन, एनाइन इंक्रीजेस, डिस्टॉर्शन बढ़ता जा रहा है। तो डिस्टॉर्शन अगर बढ़ेगा एनाइन का, तो उससे क्या होगा, उससे मोर इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उतने ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स मेरे पास में आएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये मेरे पास में क्या है, मैक्सिमम डिस्टॉर्टेड एनाइन, मैक्सिमम डिस्टॉर्टेड, बाउंड्री शेयरिंग सबसे ज्यादा होगी। यहां आप देख रहे हैं मिनिमम डिस्टॉर्शन है। तो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है ये कि कैसे डिस्टॉर्शन, कौन सा फैक्टर डिस्टॉर्शन को अफेक्ट करता है, वो भी हम लोग समझते हैं। देखो दो चीजें हैं, है ना, दो चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। ये केटाइन नॉर्मल केटाइन है, ये नॉर्मल एनाइन है, ठीक है ना, नॉर्मल, आप कह सकते हैं परफेक्ट आयनिक बॉन्ड है। सारी बातें हटा के एक बात लिख देते हैं कि परफेक्ट आयनिक बॉन्ड। लेकिन केटाइन ठाला तो बैठेगा नहीं, थोड़े समय बाद इसको क्या सूझेगी, करतूत, है ना, क्या बोलेंगे, केटाइन करतूत करेगा। ठाले बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, करतूत करेगा। करतूत क्या करेगा कि ये धीरे धीरे एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चालू करेगा और उसकी चौंच बाहर निकालना चालू करेगा, केटाइन, और इसका शेप कुछ ऐसा कर देगा। तो ये क्या हो गया, अब पोलराइज्ड एनाइन। या डिस्टॉर्टेड एनाइन। और इस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। इस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फीचर को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, कि कौन सा एनाइन कितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है, दिस इज नॉन एज पोलराइजेबिलिटी। अब ये जो है, चौंच निकाल दी इसने, एनाइन की चौंच निकाल दी, ठीक है साहब। किसने निकाल दी चौंच, केटाइन ने। तो केटाइन की ये जो पावर होती है, सामने वाले की चौंच निकालने की पावर जो होती है केटाइन की, उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग पावर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी होती है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर।
तो पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? तो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की, और पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है? तो होती है एनायन की। ठीक है ना, दो वर्ड्स आपको ध्यान चल रहे हैं, एक तो हमने क्या बोला पोलराइजिंग पावर, और एक हम लोग क्या बोल रहे हैं पोलराइजेबिलिटी, राइट। तो पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? वो होती है कैटायन की, ठीक है ना, और पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है? एनायन की। दोनों वर्ड्स रटे होने चाहिए भाई, मैं वापस बताता हूं एक बार। एक होती है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पावर मतलब एनायन की चौंच निकालने की क्षमता, है ना, चौंच निकालने की क्षमता को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पोलराइजिंग पावर। और सॉरी, कैटायन, कैटायन की होती है पोलराइजिंग पावर, किस बेसिस पे होती है? कि एनायन की चौंच कितनी जल्दी बाहर निकाल सकता है और कितनी निकला सकता है। और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? एनायन की चौंच निकलवाने की क्षमता, है ना, चौंच निकालने की क्षमता, निकालने की क्षमता। और ये क्या होती है? पोलराइजेबिलिटी, ये होती है चौंच निकलवाने की क्षमता, निकलवाने की क्षमता, है ना। एक तो निकालना है और एक निकलवाना है ना, दोनों वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है आपको। तो पोलराइजिंग जो पावर होती है, पोलराइजिंग पावर, पावर ऑफ कैटायन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं फाई। फाई एक वर्ड है, बोलते हैं आयोनिक पोटेंशियल। फाई मतलब आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल बराबर चार्ज अपॉन साइज स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, चार्ज अपॉन रेडियस का स्क्वायर, है ना। मतलब क्या समझे इससे? मोर पॉजिटिव चार्ज मीन्स मोर पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर उतनी ही ज्यादा होगी, एक बात। दूसरी बात, साइज अगर ज्यादा है, बड़ा हो गया है, तो ये सोचो ना एक बार, सोचो सोचो सोचो, ये एक कैटायन, छोटा कैटायन, ये रहा है इसके पास में, ये रहा, ये एक बड़ा कैटायन, और एनायन इसी साइज का है मान लो। छोटे कैटायन में क्या होगा? न्यूक्लियस यहां पर है तो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास में होंगे न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस की पावर ज्यादा काम करेगी। बड़े कैटायन वाले केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर होंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर दूर होंगे तो ताकत काम ही नहीं करेगी इसकी, इजीली चौंच बाहर नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कैटायन कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, छोटा होना चाहिए। तो इसमें क्या होगी? इन जनरल, नॉट ऑलवेज, स्मॉल कैटायन with more charge has greater pp। greater pp मतलब greater polarizing power, ठीक है ना। साइज देखना है, चार्ज देखना है। एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, जैसे मान लो मेरे पास में ये है, मेरे पास में ये सब है,
ये सभी हैं, राइट। इसमें से सबसे पहले एक बहुत बेसिक सी बात करते हैं। हम जानते हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। चेक कर लीजिएगा आराम से, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, वर्ड के ऊपर गौर करिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो उनका जो साइज होता है, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मली भी हम लोग ये कह सकते हैं कि साइज हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप यहां से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हटा ही देते हैं, हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, साइज। नॉर्मली जो साइज होता है, साइज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कौन सा पोर्शन काट देंगे, इस पोर्शन को तो काट देंगे। क्यों? क्योंकि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, तभी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला। तो प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होने पर साइज कम होता जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, तो साइज का ऑर्डर ये होगा, N3 माइनस मैक्सिमम, देन O माइनस 2, देन F माइनस, देन Ne, देन Na प्लस, देन Mg2 प्लस, देन L प्लस 3। ये साइज का ऑर्डर होगा, ठीक है ना, ये साइज का ऑर्डर होगा, ठीक है। अब कैटाइंस कितने हैं यहां पर, कैटाइंस को सेपरेट कर लेते हैं। कैटाइंस ये हैं, Na प्लस है, Mg2 प्लस और Al3 प्लस। तो साइज क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, Na प्लस, Mg2 प्लस। और चार्ज का ऑर्डर क्या होगा, वो तो दिख ही रहा है सबको, चार्ज कहां जाता है सबसे, तो चार्ज तो दिख ही रहा है ना, साइज मैंने बता दिया आपको। तो साइज अपॉन चार्ज, साइज ज्यादा होना चाहिए, हाँ नहीं, पोलराइजिंग पावर में क्या होता है, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। हमारी डिमांड क्या है, मोर चार्ज, मोर चार्ज, लेसर साइज, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी डिमांड है ज्यादा पोलराइजिंग पावर होने के लिए, मोर चार्ज लेसर साइज। तो अगर यहां देखता हूं मैं, यहां पर मैक्सिमम चार्ज कहां पर है, ये रहा, मिनिमम साइज किसकी है, ये रही, चार्ज मैक्सिमम है, साइज मिनिमम है। तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, Pp, सबसे ज्यादा किसका होगा, Al प्लस 3, देन Mg2 प्लस एंड देन Na प्लस। ये मेरे पास में पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर आएगा, ठीक है ना, क्लियर है बात सबको, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें एडवांस समझते हैं चीजों को, वो मैं आपको और अभी तो जो है बहुत बेसिक लेवल पे चल रहा हूं मैं, धीरे धीरे चीजें और एडवांस होती जाएंगी अभी, ठीक है ना। चलो, मतलब जेई एडवांस हो चाहे नीट हो, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। एक होती है टर्म मेरे पास में पोलराइजेबिलिटी, मतलब चौंच निकलवाने की क्षमता, निकालना नहीं, अब चौंच निकलवाने की क्षमता, इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। कि मतलब क्या, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन जाने दे रहा है, जाने दे रहा है, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन जाने दे रहा है, बात समझ आप। कौन, एनाइन, किसकी तरफ, कैटायन की तरफ, उससे क्या होगा, बाउंड्री शेयर, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर, उससे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी सिंपल।
तो इजीली इलेक्ट्रॉन जाने कब देगा? जब साइज बड़ा हो, ऑब्वियस सी बात है, साइज अगर बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन इजीली जाने देता है। और कब जाने देगा? जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। चार्ज और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है पोलराइजेबिलिटी। चार्ज कौन सा होता है? ऑब्वियस ही बात है, नेगेटिव चार्ज। किसका साइज? ऑब्वियस सी बात है, साइज ऑफ एन आयन। देख पूरी शिद्दत से देखिएगा ना, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना मजाक में, तब आपको मजे आएंगे फिर। ठीक है, पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? कैटायन की। पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है? एनायन की। ठीक है, क्लियर है बात? तो मान लीजिए मेरे पास में ये है, मेरे पास में ये सब है, I माइनस है, Br माइनस है, Cl माइनस है, F माइनस। इन सब में चार्ज तो सेम है, साइज देखना पड़ेगा। साइज ज्यादा, चार्ज तो सेम है, साइज देखो, साइज किसका ज्यादा है? I माइनस का। ये ऑर्डर हो जाए। पोलराइजेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, और साइज का ऑर्डर भी है, चार्ज का ऑर्डर भी है। ठीक है, तो चौंच जितना ज्यादा निकलेगा उतना ज्यादा वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर्स मेरे पास में आएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो ये बातें हमने अभी तक पढ़ी, मैं सब एक साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं। जितना अपन ने पढ़ा वो एक बार में देख लीजिए। देखिए एक बार शांति से। फिजान्स रूल एक्सप्लेन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना, दुनिया में सारे के सारे कंपाउंड जो भी आयनिक है वो सब 100% आयनिक नहीं होते, उनमें कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजान रूल नो कंपाउंड इज 100% आयनिक। दुनिया में कोई सा भी ऐसा माइका लाल कंपाउंड नहीं है जो 100% आयोनिक होता, उसमें कुछ परसेंट में कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते ही होते हैं। इवन द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड सीजियम फ्लोराइड हैज 9% कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, और फिजान ने क्या पॉइंट आउट किया कि ज्यादा पोलराइजेशन होगा एनाइन का तो उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे। मोर पोलराइजेशन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, पोलराइजेशन को हम डिस्टॉर्शन भी बोल सकते हैं। ग्रेटर डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन, ग्रेटर विल बी पोलराइजेशन एज ए इंक्रीज इन द कोवेलेंट कैरेक्टर्स। पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है चार्ज के, और इनवर्स में होती है साइज के। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम। और पोलराइजेबिलिटी होती है एनाइन की, जो साइज और चार्ज दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। ये बातें अभी तक मैंने आपके साथ में डिस्कस करी है। ये फिजान्स रूल का कोर कॉन्सेप्ट है, कोर निचोड़ है जो मैंने एक साथ आपको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो अपन हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। राइट, तो पोलराइजेशन जो है वो कोर कॉन्सेप्ट है फिजान्स रूल का। पोलराइजेशन जो वर्ड है उसके ऊपर फोकस है, और पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पोलराइजेशन जो है ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एक का नाम है चार्ज, एक का नाम है साइज। एक का नाम है चार्ज, एक का नाम है साइज।
इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है हमारे पास में क्या, पोलराइजेशन वर्ड, राइट। चार्ज और साइज, ये दो फैक्टर्स हैं। तो अब कैसे कैसे चार्ज से पोलराइजेशन इफेक्ट होता है ये हम लोगों को समझना है पूरे फोकस के साथ में। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अरे कहां जा रहे हो भाई, ये हमने देखा ही है। पोलराइजेशन होना किसका है, एनायन का। किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज। चार्ज चाहे वो चार्ज ऑफ कैटायन हो या वो चार्ज ऑफ एनायन हो, दोनों के ऊपर ही पोलराइजेशन डिपेंड करता है। चार्ज ऑफ कैटायन हो या चार्ज ऑफ एनायन हो, है ना। अगर यहां मोर चार्ज है, मोर चार्ज है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोर पीपी। और यहां पर अगर ज्यादा चार्ज, मोर चार्ज मतलब ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी, ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी, ठीक है ना। ये टर्म्स तो मैं आपको समझा ही चुका, ठीक। आगे चलते हैं, देखते जाइए अब शांति से। 1 सेकेंड। मान लीजिए हमारे पास में ये ऑप्शंस है, ये हमारे पास ऑप्शन आए हैं क्या क्या, CRO, Cr2O3 और CrO3। तो यहां पर कैटायन भी सेम है, एनायन भी सेम है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। यहां कितना है, +2। कैसे आया +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है ना, तो इसके ऊपर +2 का होगा। यहां पर कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, +3, और यहां पर कितना आएगा, +6। समझ रहे हैं आप लोग कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आता है, पता है। ये CrO3 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका हम X मान लेते हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दोनों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हर एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, -2 = 0, क्योंकि ऊपर यहां कोई चार्ज नहीं है। तो X बराबर कितना हो जाएगा, 0 + 6, X बराबर +6। ऐसे आप बाकी सबका भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो क्रोमियम के ऊपर क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा है। तो ये वाला जो क्रोमियम आपको दिख रहा है, इट हैज मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर, मैक्सिमम पीपी, मैक्सिमम पीपी। और जब मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर होगी तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर्स, मैक्सिमम सीसी। सीसी मतलब कोवेलेंट, पीपी सीसी, पीपी सीसी। ज्यादा पोलराइजिंग पावर तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स। एक दूसरा देखिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये मेरे पास में है SF2, SF4, SF6। यहां पर सल्फर के ऊपर कितना चार्ज, +2, यहां कितना +4, यहां कितना +6। अभी बात किसकी हो रही है, कैटायन की। तो अगर यहां पर चार्ज ज्यादा है ना, मोर चार्ज, तो उससे क्या होगा, मोर पीपी, ठीक है ना। और मोर पीपी मतलब मोर सीसी, समझ गए। मोर चार्ज मतलब मोर पोलराइजिंग पावर, मोर पोलराइजिंग पावर मींस मोर कोवेलेंट कैरेक्टर्स। आगे चलते हैं, अब एनायन की बात कर लेते हैं। ये तो बात होगी कैटायन की, अब थोड़ी एनायन की बात कर लेते हैं। यहां पर मेरे पास में कौन कौन है, LiF है, Li2O है, Li3N है। जो कॉमन है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। कॉमन कौन है, लिथियम, लिथियम, लिथियम कॉमन है। फोकस कहां करना है, फ्लोरीन के ऊपर। कहां फोकस करना है, ऑक्सीजन के ऊपर। कहां फोकस करना है, नाइट्रोजन के ऊपर। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी इसकी होती है ना, क्यों, मैक्सिमम चार्ज एंड लार्जेस्ट साइज, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोस्ट कोवेलेंट, ठीक है। अगर आपके पास में जो भी डिफरेंट है, जो भी चीज डिफरेंट है, तो आपका फोकस हमेशा किस पे होगा, जो डिफरेंट है उसके ऊपर। जो कॉमन है उसके ऊपर आपका फोकस नहीं होगा, राइट। तो ये हमने
समझ लिया कि चार्ज से कैसे पोलराइजिंग पावर अफेक्ट होती है। हमने 3 एग्जाम्पल लिए, क्रोमियम का लिया, सल्फर का लिया और लिथियम का लिया। ठीक है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक तो बात हो गई चार्ज की, अब बात कर लेते हैं साइज की। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनाइन एंड साइज ऑफ एनाइन। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनवर्स टू द साइज। पता है ना? तो हम लोग पोलराइजेशन को कंबाइंडली क्या बोल सकते हैं? साइज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ केटाइन। ठीक है ना, ये कंबाइंड ही बोल सकते हैं, कंबाइंड फॉर्मेट। ठीक है, पोलराइजेशन। एनाइन का साइज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कैन बी अट्रैक्टेड इजीली, इलेक्ट्रॉन कैन बी अट्रैक्टेड इजीली। एक बात। दूसरी बात, अगर केटाइन का साइज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। साइज बढ़ेगा, पोलराइजेशन कम होगा, खींचने की पावर कम हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन स्मॉलर साइज होना चाहिए, स्मॉलर साइज फॉर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर्स। ठीक है ना, यहां पर लार्ज साइज होना चाहिए। देखते हैं एक बार, समझ में आता जाएगा आपको। ये हमारे पास में है, कॉमन कौन है? Li प्लस, Li प्लस, Li प्लस। कॉमन के ऊपर फोकस F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। चार सेम है, साइज ज्यादा होगा, है ना। देख सकते हैं आप लोग क्या? अगर हमारे पास में एनाइन का साइज बढ़ता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी और कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी बढ़ती जाएगी। सिंपल सी बात है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है ना, सिंपल चीज, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कॉमन है सब में? Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। केटाइन कौन कौन से? B2 प्लस, सेकंड ए ग्रुप के हैं, बेमक्का, सरबेरा, सरबेरा। स्मॉलेस्ट क्या बोलेंगे इसका? मैक्सिमम पीपी, क्योंकि स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? मिनिमम पीपी। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट। तो केटाइन साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बाय केटाइन डिक्रीज हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएंगे। तो यहां पर बेरिलियम क्लोराइड मेनली B2 प्लस फॉर्म ऑल जो B2 प्लस है, मेनली B2 प्लस जो होता है, मेनली B2 प्लस फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स ओनली, कंपाउंड्स ओनली। जो B2 प्लस है उसके जो मेनली कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सब लोग? ओके, तो ये बात हो गई हमारे पास में किसकी? साइज की। ये 3 एग्जाम्पल, 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, क्लियर होना चाहिए ये। उसके बाद में मैं एप्लीकेशन के ऊपर आऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ फेजांस रूल लाइक दिस, और ये आपको एक साथ दिखेगी यहां पर, और फिर अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। फेजांस रूल क्या होता है और कैसे काम करता है, ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो
फोकस के साथ में नोट डाउन करिए, समझिए, सीखिए। क्वेश्चन पूछ लें क्या? एक क्वेश्चन तो पूछना चाहिए आप लोग को, एक क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। चलो, अरे यार क्या है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोगों के लिए। चलो, ये 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आई विल बी वेटिंग फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1, 4 देते चलो। 1, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन हैज मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर्स? NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1, 2, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पोलराइजेबिलिटी, डिक्रीजिंग पोलराइजेबिलिटी, डिक्रीज होती जानी चाहिए पोलराइजेबिलिटी। 2, 3, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर। करें? नहीं, अभी नहीं हो पाएगा, आगे करेंगे। ये चौथा क्वेश्चन, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर्स। तो आपको करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, उसके आगे आंसर, 2 लिखना है, उसके आगे तीसरा दिया ही नहीं, चौथा लिखना है और उसके आगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में अपन लोग एप्लीकेशन ऑफ फेजांस रूल डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए, थैंक यू।